अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस सेशन के आखिरी लेसन और आखिरी लेक्चर के साथ मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हमें लास्ट टॉपिक में देखना यह है कि इवेल्युएटिंग द करिकुलम से क्या मुराद है। तो इसमें हम देखेंगे कि इंटेंट ऑफ मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन क्या है। तो measuring progress at elementary and secondary level of school से क्या मुराद है और appraising the total curriculum इससे क्या मुराद है। तो आए हम इन चंद एक टर्म्स को आगे देखते हैं और समझते हैं। Evaluating the curriculum, तो आए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें हमें बताता है द प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू और अमाउंट ऑफ समथिंग बाय केयरफुल अप्रेजल, यानी इंतहाई केयरफुली जब आप किसी भी चीज़ को असेस करें, जज करें उसकी वैल्यू को, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इवेल्युएशन। तो हमें दरअसल यहाँ पे करिकुलम को इवेल्युएट करना है कि फिजिकल एजुकेशन का जो करिकुलम है मुख्तलिफ लेवल्स पे, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल या हायर लेवल पे, तो उस करिकुलम के से स्टूडेंट को क्या बेनिफिट हो रहा है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में क्या बेहतरी आ रही है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो किस हद तक इम्प्रूव हो रही हैं। और फिर ट्रैक रिकॉर्ड से भी ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट होकर चले जाएं वो इन फ्यूचर किस तरह बिहेव करते हैं, फील्ड में उनका बिहेवियर क्या है, गेम्स में वो बाद में किस हद तक कामयाब रहे, या जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं उनमें उनका रोल क्या है। तो देखते हैं जी, इवेल्युएटिंग द करिकुलम। तो जब कभी आपने करिकुलम को एवेल्युएट करना हो तो करिकुलम की एवेल्युएशन में चंद बातों का ख्याल रखना है। नंबर एक, जो एवेल्युएशन होनी चाहिए दैट शुड बी एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव से मुराद क्या है? वाइड हो, यानी इसमें आप कंटेंट को भी स्टडी करें, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उनके टीचिंग मेथड्स क्या हैं। फिर आप ये देखें कि जो वो स्पेसिफिक इदारा है उस इदारे में किस किस्म का इक्विपमेंट दिया गया, और उस तमाम प्रैक्टिस के बाद किस हद तक स्टूडेंट्स को सक्सेस मिली और स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या तब्दीलियां आई। सेकेंडली, जो इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी लगातार हो। ऐसा नहीं कि आप एक दफ़ा इसमें चेंज लाएं और फिर आगे 10-15 साल उसमें चेंजेस ना लाएं। देखें, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, गेम्स का स्टाइल बदल रहा है, लाइफ स्टाइल हमारे चेंज हो रहे हैं। इंसान देखें कहाँ जंगलों में या पत्थरों में रहता था, डे बाय डे उसने इतनी वेरिएशन की, अपने लिए अच्छे घर तामीर किए, अपने लिए और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोड्यूस की। इसी तरह गेम्स भी डे बाय डे वेरी कर रही हैं, डे बाय डे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, नई नई चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन के करिकुलम को वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं करेंगे तो वो आने वाले वक्त की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकेगा। तो एवेल्युएशन का दूसरा अहम फीचर क्या है? कंटिन्यूटी, यानी मुसलसल रेगुलर बेसिस पे इंटरवल्स में 6 माह के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल या 3 साल के बाद एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। उसके बाद जो करिकुलम है उसको रिव्यू किया जाए और उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो की जाए। ऐसा ना हो कि हम पुराने इक्विपमेंट, पुराने मेथड से हम चलते रहें तो नतीजा क्या निकलेगा? कंपैरेटिवली बाकी दुनिया से हम पीछे रह जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी,
जो करिकुलम डेवलप किया जाता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। गो के करिकुलम को आफ्टर सम रिसर्च जो एक्सपर्ट्स हैं वो चेंज करते हैं, बट अगर उसको एवेल्यूएशन के बाद आप उसमें किसी किस्म की वेरिएशन लाते हैं और उससे रिजल्ट्स इंप्रूव करने की बजाय अगर रिजल्ट्स इसके काउंटर आते हैं, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो प्रीवियस कंटेंट है उसको लाया जाए, या जो मौजूदा कंटेंट है उसमें क्या वेरिएशन लाई जाए, क्या टीचिंग मेथड्स में वेरिएशन लाई जाए, क्या टाइमिंग में वेरिएशन लाई जाए। जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने ये देखा कि मुख्तलिफ कंट्रीज ने मुख्तलिफ टाइम दिया हुआ है। कुछ कंट्रीज ने कहा कि वीकली 2 घंटे दिए जाएं, कुछ ने कहा नहीं वीकली 2 घंटे 40 मिनट दिया जाए। कुछ कंट्रीज में पॉलिसी ये है, उन्होंने कहा जी 1 घंटा 50 मिनट वीकली होना चाहिए। तो बहरहाल चीज़ों को एवेल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक, टाइमिंग को, टीचिंग मेथड्स को, इक्विपमेंट को चेंज किया जा सकना चाहिए। तो करिकुलम में एवेल्यूएशन के बाद अगर उसमें कोई तब्दीली लाना मकसूद हो और वो कर ली जाए, वो तब्दीली अगर आसानी से कर ली जाती, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी। इंटेंट ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन, यानी जो मेजरमेंट और इवेल्यूएशन की जाएगी उससे इंटेंशन क्या है। जो करिकुलम फॉर्म करने वाले हैं, उसको अपडेट करने वाले अथॉरिटीज़ हैं, उनका इसके पीछे क्या इंटेंशन होता है। दरअसल क्या कोई एवेल्यूएशन से फ़ायदा भी होता है या नहीं। जी आगे बढ़ते हैं। Evaluations are a great utility in education to students, teachers, administrators, employees and parents. तो evaluation जब भी की जाती है, उन evaluation के जो results होते हैं उससे स्टूडेंट भी कंफर्टेबल रहता है, उसे उसकी अपनी परफॉर्मेंस का पता लगता है। टीचर्स के लिए हेल्पफुल होती है, उससे वो गेस कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, क्या वो गुड परफॉर्मर्स हैं, क्या वो बैड परफॉर्मर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेजर्स कैसे लेने हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी, एम्प्लॉयर्स को भी और पेरेंट्स को भी डिफरेंट डिसीजन करने में हेल्प मिलती है। Evaluation is the means of by which the students know their own capacities. तो evaluation का एक और फायदा ये है कि स्टूडेंट खुद भी अपने आप को जान सकता है कि वो कितने पानी में है, अपनी कैपेसिटी को जान सकता है। यानी किसी भी गेम के थ्रू अपना आईज का, हैंड्स का कोऑर्डिनेशन अगर आपने चेक करना है, तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट है वो अपने आप को बेहतर अंदाज में इवेल्युएट कर सकता है। इसके अलावा जब आप गेम कर रहे होते हैं तो गेम में आपका ब्रेथ कंट्रोल, आपके सांस का जो कंट्रोल है वो भी सामने आ जाता है। आपको स्टेमिना पता लगता है कि आपकी एक्सरसाइज करने की, पुशअप करने की, वॉक करने की क्या कैपेसिटी है, आप सेहत के किस लेवल पर हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट मोटिवेट्स। जब भी किसी चीज़ की इवेल्युएशन की जाए तो आपको पता है इवेल्युएशन 2 तरह से की जाती है, या टेस्ट होता है, या ऑब्जर्वेशन है, या इंटरव्यू है। ठीक है, यानी जो स्टूडेंट है ना उसको ग्राउंड के अंदर टेस्ट किया जा सकता है या फिर उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। बाज़ औक़ात ऑब्जर्वेशन इस तरह की होती है कि स्टूडेंट को पता होता है मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, बाज़ औक़ात उसको नहीं पता होता, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो अपने रिजल्ट्स को कंपाइल करता रहता है। तो इससे 2 किस्म के स्टूडेंट्स सामने आते हैं। नंबर 1 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दूसरा जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्रिलियंट नहीं होते। तो जो उनकी एफर्ट सामने आती है उससे दोनों किस्म के बच्चे वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अब इस जो एवेल्यूएशन है इसका फ़ायदा क्या होता है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है ये अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रख सकता है, और जो बैकवर्ड स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है, उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशन होती है कि अगर उसको अपनी खामियों का पता लगता है तो वो अपने लेवल को बेहतर बना सकता है और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लेवल पे आ सकता है।
एवेल्यूएशन से जो एक और इंटेंशन है, जिसका हमें एक और बेनिफिट है, वो क्या है? एवेल्यूएशन हेल्प्स टू नो एब्सोल्यूट एबिलिटी एंड रिलेटिव एबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों किस्म की एबिलिटी स्टूडेंट्स के लाते हैं। एब्सोल्यूट एबिलिटी से क्या मुराद है कि अगर आप कोई टारगेट पहले से फिक्स कर दें और ये देखते हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट उस टारगेट को अचीव करता है, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एबिलिटी, राइट। इसी तरह से दूसरी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्टूडेंट का बॉडी मास इंडेक्स का स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि आपको 28 बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब हर स्टूडेंट की आप एबिलिटी को चेक करेंगे, जो उस लेवल पे आएगा उसको आप कंसीडर करेंगे, बाकियों को कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरी क्या होती है? रिलेटिव एबिलिटी। रिलेटिव एबिलिटी से मुराद क्या है? रिलेटिव एबिलिटी से मुराद ये है कि एक दूसरे के लिहाज से इसमें रैंकिंग की जाती है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स किसी गेम में परफॉर्म करते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस को रैंक किया जाता है कि एक स्टूडेंट जो है, अगर उसने लेट अस सपोज के किसी भी गेम को खेला है, तो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस नोट कर ली जाती है जिसको रैंक 1 किया है। जो रैंक 2 है उसकी परफॉर्मेंस रैंक 1 वाले से थोड़ी सी कम होगी, रैंक 3 वाले की परफॉर्मेंस और कम होगी, रैंक 4 वाले की परफॉर्मेंस थोड़ी और। तो ऐसी सूरत में जिस परफॉर्मेंस में आप रैंकिंग कर देते हैं, उस रैंकिंग से आप जो परफॉर्मेंस निकाल रहे होते हैं स्टूडेंट्स की, उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव परफॉर्मेंस या रिलेटिव एबिलिटीज निकाली जाती हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमें? इससे हमें पता ये लगता है कि इसमें एवरेज स्टूडेंट्स कौन से हैं, बिलो एवरेज कौन से हैं, और अबव एवरेज। तो इस तरह क्या है, स्टूडेंट्स का डाटा लेके उनकी एक एवरेज ले ली जाती है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज कर लिया जाता है। फिर ये जज किया जाता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस है उस एवरेज से ऊपर है, बेहतर है, उन्हें एवरेज कहा जाता है। कितने स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज से नीचे है, उन्हें ब्लू एवरेज कहा जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के एवेल्यूएशन में बड़ी हेल्प मिलती है। तो एक इंटेंशन, मतलब ये आपको 5 इंटेंशंस बताई हैं, 5 मकासद इसके पीछे हो सकते हैं एवेल्यूएशन के, कि एवेल्यूएशन से दरअसल जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट है और नेशनल नॉर्म्स हैं, कि नेशनल नॉर्म्स के मुताबिक स्टूडेंट्स की सेहत और उनका जो करिकुलम है वो मैच करें, कि जो नेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए जाएं जो नेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। अब जहां तक ताल्लुक है प्रोग्रेस का, तो स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है एलिमेंट्री, सेकेंडरी या किसी हायर लेवल पे जज करनी हो, तो सबसे पहली लुक क्या है? अब फर्ज कर लें अगर आपने वॉलीबॉल के स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं, तो वॉलीबॉल के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले आप देखेंगे इनकी हाइट क्या है, इनका वेट क्या है। तो इसी तरह जब स्कूल्स में भी मेजरमेंट की जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कैलकुलेशन क्या है? द स्टैंडर्ड हाइट मेजर ऑफ द लीनियर ग्रोथ स्टेटस एंड वेट मेजर ऑफ द बॉडी मास। तो इनकी एक खास किस्म की रेशो निकाली जाती है, उसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका एक बाकायदा चार्ट होता है, फिटनेस चार्ट होता है। उस चार्ट से कंपेयर करके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोग्रेस को नोट किया जाता है। सेकेंडली क्या है? अब प्रोग्रेसिव शटल रन। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक मखसूस वक्त के लिए दौड़ा के देखा जा सकता है, जैसा कि आपको स्टूडेंट्स को 20 मीटर्स तक रन कर लें, टाइम दे दें, टाइम बाइंडिंग कर दें, और ये देखें कि 20 मीटर्स तक दौड़ने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या पोजीशन है। वो अपने सांस को बहाल कर सकते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं कि वो 20 मीटर्स तक दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद वहां जाके अपने टारगेट पे जो उनका फाइनल स्टेज है वहां पर जाकर वो गिर जाएं, उन्हें चक्कर आते हों। तो बेसिकली उनका हार्ट का स्टेटस, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इस तरह से जज की जा सकती है कि उन्हें थोड़े से वक्फे के लिए दौड़ा कर देखा जाए। इससे उनकी कार्डियो
रेस्पिरेटरी यानी उनके दिल की धड़कन और सांस जो ब्रेथ कंट्रोल करना है उसका अंदाज़ा भी हो जाता है। एंड्योरेंस कहते हैं बर्दाश्त को, कि वो किस हद तक अपने दिल की धड़कन और जो सांस है उसको बहाल करने की कैपेसिटी रखते हैं, और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है। अदर देन दिस, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ है। बच्चों के जो हाथों की ग्रिप है उसको चेक किया जा सकता है। उनकी तरफ कोई भी चीज़ थ्रो करके, बॉल को थ्रो करें और देखें कितनी बॉल्स वो कैच कर सकते हैं। रस्सी जो है उसको किस हद तक खींच सकते हैं। इसके अलावा फ्रिस्बी को थ्रो करें तो फ्रिस्बी के थ्रो को वो किस हद तक पिक करते हैं। तो हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ जो है, इसके अलावा और क्या है, स्टैंडिंग एंड लॉन्ग जंप टेस्ट। एक होता है स्टैंडिंग जंप्स, यानी एक ही जगह पर खड़े होकर अपनी जगह उछलना, उससे कैपेसिटी चेक करनी है कि स्टूडेंट्स में कितनी कैपेसिटी है, कितनी कितनी जंपिंग कर सकते हैं। लॉन्ग जंप्स, इसमें स्टूडेंट दौड़ कर जो लॉन्ग जंप है वो कितना दे सकता है। तो इससे लॉन्ग जंप से, स्टैंडिंग जंपिंग से और हैंड ग्रिप से अंदाज़ा ये होता है कि स्टूडेंट्स की लोअर और अपर बॉडी है उसके मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है। क्या उस स्टूडेंट को कोई रीढ़ की हड्डी का कोई मसला तो नहीं है, क्या उसके कोई जो मसल्स हैं वो वीक तो नहीं है, कोई हड्डियां वीक तो नहीं है। तो हड्डियों की स्ट्रेंथ, मसल्स की स्ट्रेंथ, लोअर और अपर जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ और उनकी जो पावर है उसका बेहतरीन अंदाज में अंदाज़ा हो सकता है। तो सेकेंडरी और एलिमेंट्री लेवल पे बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स को ग्राउंड में ले जाकर ये तमाम टेस्ट आसानी से किए जा सकते हैं। मज़ीद ये है कि अगर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मज़ीद चेक करना है तो उसका एक तरीक़ाकार और भी है, और वो क्या है कि 9 मिनट तक स्टूडेंट्स को दौड़ा के कंपेयर कर लें। कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स लें, उन्हें दौड़ाएं, 9 मिनट्स तक उनको दौड़ने का मौका दें। जैसे 9 मिनट्स एंड हो जाएं तो उसके बाद चेक करें कि वो 9 मिनट दौड़ने के बाद उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस कवर करने के बाद उनका ब्रेथ और उनकी बॉडी की जो बर्दाश्त है उसको चेक करें, या फिर उन्हें 1 मील तक दौड़ा के देख लें। फर्दर ये है कि अगर स्टूडेंट्स के अपर बॉडी पार्ट्स या मस्कुलर सिस्टम या स्केलेटन की स्ट्रेंथ को जानना है तो उसके लिए क्या, बच्चों को आप टास्क देख सकते हैं पुल अप और पुशअप्स के। तो उसके भी स्टैंडर्ड्स तमाम क्लासेस के लिए अवेलेबल हैं कि 1 मिनट में कितने पुलअप्स या 1 मिनट में कितने पुशअप्स होने चाहिए, किस एज ग्रुप में कितने पुशअप्स को कंपेयर किया जा सकता है। तो उससे आसानी से स्टूडेंट्स की फिजिकल स्ट्रेंथ को मेजर भी किया जा सकता है और कंपेयर भी किया जा सकता है। अदर देन दिस, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस तो नहीं है, लेकिन अगर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना है, कोई टेस्ट बैटरीज तो नहीं है जैसे कि प्रीवियस टेस्ट बैटरीज थी, लेकिन फिर भी कर्ल अप टेस्ट है जिसमें बॉडी को मोड़ कर चेक किया जाता है कि किसी की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। रिंग्स वगैरह को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में एडजस्ट किया जाता है, या बॉडी के साथ रिंग्स की मूवमेंट ली जाती है। तो इससे भी फिटनेस लेवल का और जो स्ट्रेंथ है बॉडी की उसका अंदाज़ा होता है। अदर देन दिस, सीट एंड रीच टेस्ट है, इसके थ्रू भी बच्चे की बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे ऐसे मेजर्स हैं जो करके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को नोट कर सकते हैं और जज कर सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की ये जो टेस्ट हैं ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये हर जगह इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, इसलिए इनके लिए स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स की बॉडी में। अप्रेजिंग द टोटल करिकुलम से क्या मुराद है? बाय टोटल करिकुलम इज मेंट द कोर्स कंटेंट। टोटल करिकुलम से मुराद ये कि पूरा जो कोर्स कंटेंट है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अंदर जो मटेरियल इंक्लूड किया गया है किसी भी डिपार्टमेंट में,
تو ان کے کمپیریزنس کیے جاتے ہیں کہ جو پورا جو کورس کنٹینٹ ہے تمام کلاسز کا، رائٹ فرام کنڈر گارٹن ٹو ہائر کلاسز اور گریجویٹ لیول، تو تمام لیولز پہ جو پورا کریکولم ہے اس کا انالیسس کیا جاتا ہے کہ آیا ہر سٹیج پہ، ہر سٹیپ پہ کیا یہ کریکولم ہیلپ فل ہے، کیا اس سے بچوں کی گروتھ ہو رہی ہے، کیا فزیکل گروتھ ہو رہی ہے، کیا فزیکل اسٹرینتھ بہتر ہو رہی ہے. تو پورے کریکولم کو ایویلیویٹ وقتاً فوقتاً کیا جاتا ہے، اور پوری ایک پالیسی کے تحت جو نیشنل کریکولم کی پالیسی ہے اس کے تحت پھر اس کو مختلف لیولز پہ سپلٹ کیا جاتا ہے کہ آیا کنڈر گارٹن سے کلاس 2 تک کیا لیول ہونا چاہیے، کلاس 3 سے آنورڈس کلاس 5 تک کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، اسی طرح ایلیمنٹری کلاسز میں 6 to 8 گریڈ کس طرح چلنا ہے، ہائر کلاسز میں یعنی 9th to گریڈ 12 کیسے چلنا ہے، اور اسی طرح جو گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کس قسم کی گیمز، کس قسم کی چوائسیز ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ عزیز میں آپ کو ایم سی کیوز کا ٹیسٹ بھیج دوں گا، آپ تیار کریں گے، پورے کریکولم کا گو تھرو کریں گے، تو انشاءاللہ عزیز آپ اس کو بھی اٹیمپٹ کریں اور آپ کے جو سیشنل مارکس ہیں وہ اسی کے بیہاف پر لگیں گے. تو تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیاری کرتے رہیں اور دعا میں یاد رکھیں. Finally, thank you very much. Best luck for your exams. Assalamu alaikum.